नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, आज से आपको डेली क्लासेज़ मिलेंगी। कोशिश करूँगा कि 3 क्लास आपको डेली दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्लास। ठीक दोस्तों? तो 3 से 4 क्लास मैं डेली कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड कराऊँ। देखिए, पीवाईक्यू भी करा दूँगा, ज़हर नोट्स बना रहा हूँ एक। ज़हर नोट्स कहने का मतलब है, थोड़ा मतलब वीआईपी नोट्स है, यानी हर एग्ज़ाम के लिए वो इम्पोर्टेंट है। कोई ऐसा चीज़ उसमें लिखा ही नहीं है दोस्तों मैंने, इसलिए अपने हाथों से मतलब कर रहा हूँ। देखिए, अलग-अलग जगह से मैंने कंटेंट लिया, टेलीग्राम से भी लिया है, यूट्यूब से भी लिया है, अपने पास से भी लिया है, तो मतलब सारा कंटेंट वही है, अलग-अलग रहता है, तो उसे मैंने कंपाइल कर दिया है, ठीक? तो शाम को उसकी क्लास आपको मिलेगी 7:30 बजे। बाकी कल से मैं को साढ़े द मतलब सुबह जो है, सुबह से लेकर और शाम के बीच में 3 से 4 क्लासेज़ मिलेंगी। उसमें मैं बुक कराऊँगा, जो बुक करा रहा हूँ, ये कंप्लीट कराऊँगा पहले। ये बुक कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, उसके बाद फिर ये जो नोट्स करा रहा हूँ ये तो चलेगा ही, उसके साथ में एक सीरीज़ चलाऊँगा जिसमें पीवाईक्यू होंगे, 50 पॉलिटी, 50 ज्योग्राफ़ी, 50 जो है पॉलिटी। तो ये ऐसे मैं करूँगा तो इससे क्या होगा आपकी तैयारी और मजबूत होगी। फिर 1-2 दिन के बाद यूपी ट्रिपल एससी के जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो करा दूँगा। तो इस तरह हम धीरे-धीरे करेंगे, पीसीएस के प्रैक्टिस सेट हैं और भी चीज़ें जो हैं हमारे साथ वो हम सब लेकर चलेंगे, ठीक? तो अभी दोस्तों आप लोग फ़ोकस करिएगा क्योंकि मैं भी मेहनत करूँगा, अच्छे से करूँगा। जो भी आपको सुझाव होगा टेलीग्राम जॉइन कर लीजिएगा, लिंक लगी रहेगी, तो उसमें आप बता सकते हैं, ठीक? तो शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ तक देख चुके थे, मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एक क्लास बताई है मॉडर्न हिस्ट्री की। बाकी इससे पहले मैंने एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल और जो है इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी इतनी चीज़ें मैंने करा दी है। आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए, दोस्तों लाजवाब है। यानी ये समझ लीजिए मैंने इतनी ट्रिक बताई, इतना मतलब तरीका बताया है, वो बहुत कुछ आपके काम आएगा। ठीक दोस्तों? तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे सिद्धार्थ गोपालाचारी तक, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए शुरू के 1-2 मिनट लिया हूँ केवल ये बताने के लिए कि हमारा प्लान कैसे रहेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों कि वो प्लान मिस ना हो। हमारी पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन वो ज़रूर होगा, डेली होगा, आप टेंशन ना लीजिए बस। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें ब्रिटिशकालीन भू-राजस्व व्यवस्था, देखिए अगर बात करें यहाँ देखिए स्थायी बंदोबस्त है, आपको पता है 3 मतलब भू-राजस्व व्यवस्था 3 की, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। देखिए इसमें दोस्तों क्या होता था, स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था भी इसे कहते हैं। इसमें जमींदार लोग जो है वो वसूलते थे, भू-राजस्व वसूल कर फिर अंग्रेज़ों को देते थे। उनका भी रेवेन्यू होता था उसमें। दूसरी चीज़ रैयतवाड़ी, ये मतलब डायरेक्ट रैयत मतलब होता है गाँव दोस्तों। तो ये गाँव के लोग ही सामूहिक रूप से इकट्ठा कर लेते थे, उसके बाद अंग्रेज़ों को देते थे, यानी इसमें मध्यम का कार्य नहीं था। महाल मतलब महालवाड़ी, दोस्तों शायद महाल मतलब गाँव होता है, सॉरी। ये रैयत मतलब किसान होता है, महाल मतलब गाँव होता है। ये मतलब किसानों का है और ये गाँव, महाल मतलब होता है गाँव। ठीक दोस्तों, याद रखेंगे, ये थोड़ा यहाँ पे आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक, तो महाल मतलब ये गाँव हो जाएगा, ये किसान हो जाएगा, ये तो पता ही इससे। अब देखिए हम इसकी ट्रिक एक बताने जा रहे हैं, छोटी-सी होगी जो मतलब आपको कन्फ्यूज़ ना करेगी इसमें और इसमें कि इसके जनक कौन हैं दोस्तों। देखिए अगर हम बात करें स्थायी बंदोबस्त या ज़मींदारी व्यवस्था, तो इसके जनक कौन हैं दोस्तों? देखिए कार्नवालिस है। देखिए पहले ये जान लीजिए इसकी शुरुआत कब-कब हुई, इस तरह याद करना है हमें, ठीक? ये इस तरह नहीं याद करना कभी भी, इस तरह। जैसे हम बताते हैं दोस्तों उस तरह पढ़ाई करिए करिए, आपकी आधी तो समस्याएँ वहीं सॉल्व हो जाएँगी, यकीन मानिए। देखिए अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ 1793, तो पहले आप क्या करेंगे, जैसे लिख रहे हैं ज़मींदारी व्यवस्था यहाँ लिखें, यहाँ रैयतवाड़ी लिख रहे हैं या यहाँ महालवाड़ी लिख रहे हैं, ठीक? मैं एक-एक अक्षर लिख रहा हूँ, बात बता रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए जरम हो गया, ठीक? यानी जरम हो गया, यानी ज़िम्मेदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। अगर हम बात करें तो पहले यहाँ लिख दीजिए 1793, फिर 1820, इस तरह याद करना है हमें, ठीक? फिर 1822, ठीक दोस्तों? तो 1793 कार्नवालिस थे, 1820 उसके बाद जो है 1822, तो इस तरह याद कर लेंगे आप, ये हॉरिज़ॉन्टल। अब देखिए दोस्तों, इनके जनक देखिए, देखिए स्थायी मतलब क्या होता है? मतलब जैसे लाश आप देखे होंगे दोस्तों, लाश यानी जो इंसान मर जाता है तो उसकी लाश स्थायी हो जाती है पूरी तरह से। उसमें कोई गतिशीलता नहीं रहती, रहती है? नहीं रहती। अगर उसका मुँह खुला है दोस्तों, तो वो खुला ही रहेगा अगर हम घंटे 2 घंटे तक बंद नहीं किए मरने के बाद। वो देखेंगे आप उसी तरह रहेगा, जैसे हाथ किए, पैर किए, सेम वैसे, तो मतलब स्थायी हो जाएगा। देखिए कार्नवालिस, कुछ लावारिस जैसे नहीं लग रहा है, लावारिस, लाश, तो थोड़ा उस तरह याद कर लीजिए तो कार्न, ये अगर याद होगा तो काम खत्म। अब देखिए रैयतवाड़ी, यहाँ रीड एंड मुनरो थे, कौन थे? रीड एंड मुनरो। यहाँ देखिए ये मतलब मुनरो यहाँ लिखा है केवल, रीड नहीं लिखा है, लेकिन रीड और मुनरो हैं दोस्तों। तो रीड और मुनरो जो है, आर से रैयतवाड़ी, रा से रीड, रीड एंड मुनरो हो जाएगा। महाल, माँ से महालवाड़ी, माँ से मैकेंजी दोस्तों, माँ से महालवाड़ी, माँ से मैकेंजी। तो मैंने इस तरह याद किया था, ठीक दोस्तों? तो ऐसे मैंने आपको बता दिया। देखिए 1793, 1820, हमारे साथ कॉपी लिए रहा करिए दोस्तों, उसमें ऐसे लिखते चलिए। आपके रिवीजन करने का मतलब क्या होता है कि अगर हम आप लिखकर भी चीज़ें रिकॉल करेंगे तो ज़्यादा याद होगा, समझा कि नहीं? तो कॉपी लिख रहा है, ऐसे लिखते चले जाया करिए छोटा-छोटा वर्ड,
तो वो जब भी रिवीजन करना हुआ करे कर लिया करिए इस तरह। अब देखिए उसके आगे अगर हम बात करें कौन-कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, तो देखिए पहले आप क्या करिए भारत बना लिया करिए। ऐसे जब भी कभी इस तरह पढ़ें तो ज़रूर भारत बनाएँ। अब भारत मान लीजिए इस तरह बना जैसे बना पाएँ दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब पूरा वीआईपी ही बनाएँ। अब हो गया ठीक। अब देखिए बंगाल है तो बंगाल को यहाँ कर दीजिए, गोला लगा दीजिए। फिर बिहार है उसके आगे थोड़ा बढ़ जाइए। उसके बाद उड़ीसा है थोड़ा नीचे चले आइए। फिर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का बनारस वाला जो क्षेत्र है वो है दोस्तों, ठीक। फिर उत्तरी कर्नाटका है, यानी कर्नाटक यहाँ था दोस्तों, ये बिहार से थोड़ा सटा हुआ था। ये वाला पोर्शन उस समय कर्नाटका होता था। तो इतनी जगह कौन था? तो ये हमारी जो है स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था इधर ही थी। समझ आया कि नहीं? अब देखिए उसके बाद अगर हम बातें बम्बई, मद्रास, असम कौन-सी थी? तो ये वाली थी दोस्तों, कौन? रैयतवाड़ी, ठीक? कौन से? बम्बई, मद्रास और असम। बना के देख लीजिएगा मैप दोस्तों सामने। हार्ट मैकेंजी कौन थे? तो मध्य प्रांत था, पंजाब था, उत्तर प्रदेश था। यानी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है लगभग वो वाला पोर्शन था, मध्य प्रांत था, उसके बाद पंजाब था। अब देखिए इनका ये देख लीजिए, देखिए पहला 19% कर दीजिए, फिर 51% कर दीजिए, फिर 30%, ठीक? मतलब ये टोटल 100% हो जाएगा। तो ये दोस्तों हो गया हमारा भू राजस्व, यानी ब्रिटिश भारत का 19% पे वो लागू था, 51% पर ये लागू था रैयतवाड़ी, ये जमींदारी, और जो है 30% पर कौन थी? तो माहलवाड़ी। ठीक दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ मतलब किसान, मैंने बताया ना वहाँ किसान दोस्तों, यहाँ भूमि अधिकृत जो थी वो जमीन किसको थी? तो ये जमींदारों को थी। यहाँ भूमि का मालिक किसान ही होता था दोस्तों, और यहाँ भूमि पर जो है गाँव का अधिकार होता था, पूरा गाँव होता था। माहल मतलब गाँव, रैयत मतलब किसान, ठीक। अब देखिए इसके आगे अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए क्या होता था, जो स्थायी बंदोबस्त या ज़मींदारी में क्या था, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की ज़िम्मेदारी किसको थी? ज़मींदार की थी। यानी इसमें मध्यस्थता कौन? ज़मींदार कर रहा था बीच में। और यहाँ जो है ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की ज़िम्मेदारी किसको थी? किसान की थी। रैयत मतलब क्या होता है? किसान होता है, तो यहाँ किसानों की ज़िम्मेदारी थी दोस्तों, भू राजस्व देने की ब्रिटिश सरकार को। और यहाँ पे पूरा गाँव की ज़िम्मेदारी थी, यानी गाँव के मुखिया की ज़िम्मेदारी। भाई मुखिया ही तो गाँव का प्रमुख होता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी थी दोस्तों वो दे। समझ आया कि नहीं? तो ये इतनी चीज़ें अगर समझ आई तो एक बार मैं थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूँ, देख लीजिएगा। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने तो 5 ही मिनट की वीडियो में कराया था, बोर्ड पे कराया था, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कराई थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप वो करा रहे हैं तो यहाँ देख लीजिए आप, ठीक? तो ये समझ में आया कि नहीं दोस्तों आपको? ये इतनी चीज़ें अगर समझ में आ गई, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक? एक बार रिकॉल कर लीजिएगा आप लोग। देखिए अगर हम बात करें ब्रिटिश कालीन समितियों की दोस्तों, यहाँ देखिए आयोग लिखा, अध्यक्ष लिखा, वायसराय लिखा, उद्देश्य लिखा। देखिए उद्देश्य इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों ये है कि ये आयोग आया किसके समय में आया, ठीक? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अध्यक्ष तो उसी से रिलेटेड होंगे दोस्तों। देख लीजिए स्ट्रेची आयोग स्ट्रेची हैं, चार्ल्स वुड तो चार्ल्स वुड हो जाएँगे, अध्यक्ष वही होंगे, इनाम आयोग इनाम अध्यक्ष हो जाएँगे, ठीक दोस्तों? तो इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसके समय में आया, यानी वायसराय कौन था और किस लिए आया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए इनाम आयोग ये कब आता है? 1852 में होता है। कब होता है? 1852 में ये आता है, और ये डलहौजी के समय आता है। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। ये किस लिए है? तो भूस्वामियों की संपत्ति व उपाधियों की जाँच करने के लिए दोस्तों। क्या आता है? इनाम आयोग, ठीक। अब कोई भी आप टॉपिक बना सकते हैं, अगर बना लीजिए, नहीं तो सिंपल 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। लिखा है चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये कब आता है? 1854 में आता है। देखिए डलहौजी तो है ना दोस्तों, 1848 से आपको नज़र आएँगे 54-55 तक। उसके बाद फिर कैनिंग का काल आ जाएगा, तो देखिए 52 है, 54 है, तो ये सब डलहौजी के समय हो जाए है। ठीक है दोस्तों? भारत की भावी देखिए ये किससे संबंधित वुड डिस्पैच, ये शिक्षा से संबंधित है, ये भू-संपत्ति से संबंधित है, इनाम आयोग। ठीक दोस्तों? अगर अब आगे बात करें स्ट्रेची आयोग जो है, ये 1878 में आता है लॉर्ड लिटन के समय। देखिए पीसेस वगैरह में डेट मिलान करने को आता है, और वनडे में क्या आता है, डायरेक्ट ये पूछ लेता है आयोग आया कब या ये किसके समय आया, तो ये याद रखेंगे। ठीक दोस्तों? एग्जामिनर इतना होशियार है कि वो आपसे कभी ये नहीं पूछेगा, क्योंकि उसे पता है कि बच्चा तो ये जान ही गया है कि भैया मैकडॉनल्ड अगर है आयोग तो वो तो वही अध्यक्ष होंगे, तो ये नहीं पूछेगा, ठीक? वो किसके समय में आए ये पूछ लेगा। स्ट्रेची आयोग लॉर्ड लिटन के समय आता है, अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए आता है दोस्तों। हंटर आयोग आता है 1882 में दोस्तों आता है। रिपन रिपन का कार्यकाल सुने होंगे, 1881 में जनगणना होनी शुरू होती है इन्हीं के समय में। कौन? देखिए 1872 में तो वो जनगणना होती है, मतलब ऐसे ही पहली जनगणना होती है, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर किसके समय में शुरू होती है? तो रिपन के समय में। ये शिक्षा की प्रगति के पुनर्वलोकन हेतु आता है दोस्तों, हंटर कमीशन। हर्षेल समिति आती है 1893 में, उस समय जो लॉर्ड लैंसडाउन थे गवर्नर, टकसाल संबंधित थी, यानी सिक्का ढालने से संबंधित ये थे, ठीक। मैकडोनाल्ड आयोग दोस्तों बात करेगा तो ये करजन के समय आता है, कब? 1900 में आता है, 1900 ईस्वी। दुर्भिक्ष पर स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देने ही तो आता है। मैनक्रीफ आयोग आता है 1901, मैंने आपको ये सब याद कराया है दोनों,
ऐसा नहीं कि नहीं याद करा, इससे पहले करा है। करजन का समय याद करिए, करजन के समय में आता है सिंचाई आयोग से संबंधित। मछली कहाँ रहेगी? मैंने बताया था सिंचाई आयोग बना है किसके समय? करजन के समय। कब बना? 1901 में। अकाल पहले पड़ा 1900 में। 1900 में जब अकाल पड़ा दोस्तों, तो उसके बाद सिंचाई होगी ना, होगी कि नहीं? तो वही था, 1900 में अकाल पड़ा था करजन के समय, ये देखिए यहाँ भी लिखा है। और ये जो है 1900, फिर उसके बाद सिंचाई हुई। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? तो ये चीज़ हो गया, तो इतना अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात, हम फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मानता हूँ थोड़ा कठिन है। देखिए एकदम ईज़ी तो नहीं आएगा कुछ भी दोस्तों, आज के समय में ईज़ी क्या है? कुछ नहीं है। कॉम्पिटिशन इतना है तो थोड़ा हार्ड है और पढ़ना भी पड़ेगा हमें ना, तो ये चीज़ है। देखिए अगला है कि फ्रेज़र आयोग, ये 1902 में बना दोस्तों। सर डब्ल्यू फ्रेज़र के मतलब ये अध्यक्ष ही थे, तो काम खत्म। देखिए करजन के समय 1902 में पुलिस प्रशासन से संबंधित जो है आयोग था दोस्तों, फ्रेज़र आयोग। अगर हम बात करें सेडलर आयोग, ये माइकल सेडलर हैं, इनके बारे में ये नहीं दिया कब का है। चार ये 1902 का होना चाहिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली के लिए। नहीं, 1902 का नहीं दोस्तों, 1902 करजन थे। जेम्स फोर्ड तो 1917-18 में सक्रिय थे, 21 तक शायद। तो ये उनके समय में होना चाहिए, तो देख लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, यहाँ दिया है देखो 1917, वही मैं बता रहा हूँ 1917 दोस्तों, ठीक। जेम्स फोर्ड का समय है, सेडलर आयोग 1917 में है। अगर हम बात करें कलकत्ता की विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और उसके दोषों की जांचों की गठित की गई, मतलब जांच की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था। बटलर आयोग की अगर हम बात करें, बटलर समिति 1927 में आती है दोस्तों। इसके समय अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे दोस्तों। ये ब्रिटिश परम सत्ता, देखिए क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि जब साइमन कमीशन बना, तो उस समय जो मतलब वो कौन थे भारत में, वायसराय कौन थे? तो इरविन थे दोस्तों। इस तरह याद रखना है हमें ना। तो ये सन बहुत मतलब कारगर होता है। जैसे मुझे देखिए, मैंने अभी यहाँ नहीं ध्यान दिया था ये 1917 वाला, मैं इतना ही देखा था, लेकिन फिर भी मैंने एक अंदाजा लगा लिया कि ये 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक ये थोड़ा सक्रिय नजर आए, मतलब इस समय इनका शासन था, तो उससे हमने थोड़ा अंदाजा लगा लिया। ठीक दोस्तों, तो इस तरह अंदाजा लगाना है आपको भी। अगर हम बात करें धन के निष्कासन से संबंधित ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है, तो पहले इसके प्रतिपादक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। इनको क्या कहते थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे। इसके अन्य विचारक अगर हम बात करें, तो ये देखिए आर.सी. दत्त यानी रमेश चंद्र दत्त थे। इनकी पुस्तक कौन है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक है। मतलब इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये पुस्तक है इनकी दोस्तों, ये याद रख लीजिएगा आप। अब देखिए इनकी दादा भाई नौरोजी की मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं, कई बार एग्जाम में आई हैं। पहली है इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, 1867 में है दोस्तों, नामक लेख लिखते हैं पहले ये। उसके बाद पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 की है, ये पुस्तक लिखते हैं। दोस्तों देखिए, आपको ये तो पता होगा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, लेकिन क्या आपको सन पता था? सन नहीं दोस्तों, सन कभी पूछ लेगा जिस दिन एग्जामिनर ना, उस दिन बहुत सारे बच्चे जो है गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि सन लगभग कोई नहीं याद करता, तो आपको सन भी याद करना है। कब आया? 1901 में। ठीक दोस्तों, अब 1857 की क्रांति की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए लिखा है 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर यानी पश्चिम बंगाल जिला परगना के मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर की बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी। ठीक, मतलब इनकी हत्या भी कर दी, गोली भी मार दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई दोस्तों। उसके बाद से ये विद्रोह जो है मतलब उग्र होता चला गया। विद्रोह की शुरुआत जब होती है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा कहाँ से होती है, तो मेरठ से। कब होती है? तो 10 मई 1857 को। डेट याद रखेंगे दोस्तों, ठीक, 10 मई 1857 को। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था दोस्तों। ठीक, इसके समय में कौन आयोग बना? तो पील आयोग बना था 1857 की समीक्षा करने के लिए। अगर बात करें 1857 के सैनिक विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह द्वितीय जफर। ठीक दोस्तों, याद रखेंगे। मैंने आपको बताया है कि जब हम 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो उनके 4 पुत्र रहते हैं, मुअज्जम, आजम, कामबख्श, मोहम्मद सुल्तान। तो एक की मृत्यु उनके शासनकाल में हो जाती है, मतलब उन्हीं के समय हो जाती है दोस्तों। उसमें से एक थे मुअज्जम, मुअज्जम ही हैं जो बहादुर शाह फर्स्ट बनते हैं, मतलब शासक बनते हैं औरंगजेब के बाद। तो बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, फर्रुखसिया, दफीउद्दौला, दफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, ठीक है, फिर रंगीला आते चले जाते हैं। फिर लास्ट में आते हैं बहादुर शाह द्वितीय या जफर, बहादुर शाह जफर आते हैं। तो इनको रंगून यहीं की मतलब 1857 की क्रांति में क्या करता है, इनको बंधक बना के रंगून भेज देते हैं। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? तो यहीं से फिर मुगल सत्ता जो है एंड हो जाता है, फिर दिल्ली पर अंग्रेजों का शासन हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ जाए। अब देखिए 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से दोस्तों, यहाँ देखिए केंद्र लिखा है। भारतीय न्याय के विद्रोही नेता है कौन कौन से, तिथि लिखी है, विद्रोह का दमन किसने किया और दमन की तिथि। दो चीज याद ही नहीं करना है, एक ये नहीं याद करना है, कौन सी?
एक ये नहीं याद करना, एक ये नहीं याद करना। ठीक दोस्तों, आपको क्या याद करना है कि नेता कौन थे और जो है दमन किसने किया। क्योंकि दोस्तों देखिए सब में जो है 57 तो है, 57-58 है इसमें कहीं न कहीं, लेकिन मई, सितंबर ये सब बहुत कम पूछता है, रेयर बाय रेयर, यानी 100 में 1% चांस है, तो हम 1% पे नहीं भागेंगे, 90% चांस है ये पूछता है, और मैंने भी देखा है कई बार यही पूछता है, तो ये हम नहीं ध्यान देंगे। यहाँ लिखा है देखिए दिल्ली की अगर हम बात करें तो लिखा है दिल्ली में जो है मतलब भारतीय न्याय के विद्रोही नेता कौन थे? तो भाई सीधी-सी बात है बहादुर शाह द्वितीय यानी बख्त खां, ये 2 लोग थे। ठीक, अगर हम बात करें तो इनको इसको मतलब दबाया किसने था विद्रोह को वहाँ? तो निकोलसन यानी निकलसन और हडसन ने दिल्ली में दबाया था। ठीक, निकलसन, हडसन। आगे अगर हम बढ़े लखनऊ में तो बेगम हजरत महल और इनका पुत्र था बेजिस कादिर। ठीक, तो उसे कौन दबाया था? तो कैंपबेल ने दबाया था। किसने? कैंपबेल ने। झांसी की रानी की मतलब रानी लक्ष्मीबाई, वहाँ कौन दबाया था? तो हिरोज ने दबाया था दोस्तों। अगर हम बात करें कानपुर में नाना साहब थे, वहाँ तो देखिए कानपुर लखनऊ पास में थोड़ा पड़ता है, तो वहाँ कैंपबेल ही हो जाएँगे, ठीक। अगर जगदीशपुर की बात करें तो कुंवर सिंह थे बिहार में। अगर हम बात करें तो इसे कौन दबाया? तो विलियम टेलर एवं विसेंट आयर, इन दोनों ने ये दबाया था विद्रोह को जगदीशपुर का दोस्तों। ठीक, थोड़े मतलब बहुत बहादुर किस्म के थे दोस्तों ये। अगर हम बात करें फैज़ाबाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये देखिए फैज़ाबाद, लखनऊ, कानपुर, बरेली ये सब कैंपबेल ने दबाया है। ठीक दोस्तों, दबाया किसने? कैंपबेल। देखिए फैज़ाबाद में जो विद्रोही नेता थे वो मौलवी अहमद दुल्ला थे। अगर बरेली की बात करें तो खान बहादुर खां थे दोस्तों। प्रयागराज यानी इलाहाबाद की बात करें तो लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली। और फतेहपुर की बात करें तो अजीमुल्लाह थे दोस्तों। और यहाँ देखिए ये कर्नल नील ने दबाया, कहाँ? इलाहाबाद। प्रयागराज में कर्नल नील ने दबाया और फतेहपुर में किसने दबाया? तो जनरल रेनाल्ड ने। किसने? जनरल रेनाल्ड। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक? इतना आता है। फिर 1857 की क्रांति की पुस्तकें देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तकें एवं लेखक। पुस्तकें और ये हैं लेखक दोस्तों। अगर बात करें द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो ये किसने लिखी? वी.डी. सावरकर ने लिखी। किसने? वी.डी. सावरकर। अगर हम बात करें द ग्रेट रिवेलिशन, ये किसने लिखी? सॉरी, रिवेलियन, द ग्रेट रिवेलियन ये किसने लिखी? तो अशोक मेहता ने लिखी। ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें सिपॉय म्यूटनी म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857, तो आरसी मजूमदार ने लिखा। तो 3 पुस्तकें याद रखेंगे ज़्यादा होगा। अब दोस्तों देखिए ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन आने ही आना है। अभी पीसीएस का एग्जाम होगा, आप देखेंगे दोस्तों, इसी बुक से मैं आपको दिखाऊंगा, कई सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा। पूरी बुक से कम नहीं तो 10-12 क्वेश्चन तो होंगे ही कम। देखिए हो सकते हैं 20-25 भी आ जाएँ, लेकिन मैं ऐसे मान के चलता हूँ जो याद होंगे ऐसे हवा में। तो वो 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन ऐसे नज़र आएँगे, जो बिल्कुल मतलब वो होगा, ठीक? नहीं तो होंगे तो कहो 50 क्वेश्चन आ जाएँ दोस्तों, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आएँगे मुझे ये भरोसा है पूरा, ठीक? तो हम उस समय पेपर कराएँगे आपको, देखना पीसीएस वाला। अभी मॉक कराएँगे तो आप देखना कितने मॉक में ही क्वेश्चन बन जाएँगे दोस्तों, सॉरी। ठीक, तो मॉक में ही बन जाएँगे बहुत सारे क्वेश्चन, तो वहाँ मैं करा दूँगा, तब देखेंगे आप लोग। अभी पीसीएस का जो है मॉक लाऊँगा दोस्तों, 10 प्रैक्टिस सेट कराएँगे, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। बाकी करंट पढ़ा सकता हूँ, करंट भी बुक खरीदा हूँ दोस्तों, तो करंट भी करा सकता हूँ ना। देखिए मैं सोच रहा हूँ करंट के जो है वो करा देता हूँ, जो है एडिटोरिया के हैं तो 15 सेट हैं उनके प्रैक्टिस सेट 50-50 क्वेश्चन के, तो करा देता हूँ। 5-5 के 3 सेट बनेंगे, करा दूँगा। ठीक दोस्तों? देखिए अगर बात करें तो हिंदू सुधार आंदोलन की बात करें तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। दोस्तों अगर हम बात करें राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज, देखिए इनका परिचय दे लेते हैं। यहाँ लिखा परिचय, तो राजा राम मोहन राय इनका जो है जन्म होता है कब? तो 22 मई 1772 को होता है और इनकी मृत्यु होती है 27 सितंबर 1833 में इनकी मृत्यु होती है। बात करें तो जन्म स्थल क्या है दोस्तों? तो राधानगर, हुगली, बंगाल में है दोस्तों। उपाधि देखिए राजा की उपाधि दिए थे मुगल शासक अकबर द्वितीय, इन्हीं की पेंशन बनाने गए थे इंग्लैंड, तो ब्रिस्टल में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको युगदूत किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। संवैधानिक आंदोलन के जनक सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत या जनक, आधुनिक भारत के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, नव प्रभात का तारा, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय जागृति के जनक, नए भारत का मसीहा, प्रथम आधुनिक पुरुष एवं युग पुरुष आदि सम्मान प्राप्त किया। अब दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन इसी में से अगर आ गया कि भारतीय राष्ट्रवाद के जनक या फिर भारतीय नव प्रभात का तारा निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन विवेकानंद, राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो दोस्तों कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसीलिए ये पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर जगह ये चीज़ नहीं लिखी रहती है, समझ आए कि नहीं? इसलिए बुक जब भी पढ़ें आप बस ऐसे सुनते जाएँ, वो भी बहुत सारा काम देगा आपके माइंड में, रिलैक्स करेगा, ठीक? लेकिन नॉर्मल सुनेंगे तो ठीक है, मतलब 1.5 से ज़्यादा तो कभी जाने नहीं पढ़ाई में दोस्तों,
उससे अंदर ही रहें तो ज़्यादा बेटर होगा, वरना जितनी स्पीड से आप पढ़ेंगे उतनी स्पीड से आपके माइंड से जाएगा भी दोस्तों। अब हम बात करें तो इनके कुछ समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ देखते हैं। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में है, मिरातुल अखबार अंग्रेजी व फ़ारसी में है। 1822 ईस्वी में ब्रह्म निकल मैगज़ीन इन्होंने प्रकाशित किया। अगर बात करें प्रमुख पुस्तकें दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है तुहफ़ाक उल मुहावी मुहाहिदीन यानी मुवाहिदीन, ये इक्केश्वरवादियों को उपहार है दोस्तों। इन्होंने कहा एक ही ईश्वर है दोस्तों, कई सारे ईश्वर, बहुदेववाद की इन्होंने परिकल्पना नहीं की, ना उसे माना। एक एकेश्वरवाद की परिकल्पना इन्होंने दी, यानी एकेश्वरवाद को इन्होंने माना। अगर हम बात करें तो 1809 ईस्वी में फारसी भाषा में प्रकाशित मतलब ये हुआ, कौन सा दोस्तों? तुहफ़ात उल मुवाहिदीन। अगर हम बात करें प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, नेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, जीसस का उपदेश या प्रवचन, ये 1820, ये दोनों पूछे गए हैं दोस्तों। अगर हम बात करें स्थापित संस्थाएं तो वेदांत सोसाइटी 1816 ईस्वी कलकत्ता में, आत्मीय सभा ये जो है 15 दोस्तों, 1815 भी आपको कहीं मिलेगा, 14 मिलेगा, लेकिन 15 याद रखेंगे आप, ठीक, 1815। देखिए 15 यानी पानी की तरह, 15 पानी की तरह, आत्मा एकदम पानी की तरह साफ होती है, ठीक, तो इस तरह याद कर सकते हैं। कलकत्ता हिंदू कॉलेज 1817 में कलकत्ता, डेविड वेयर की अग्रणी भूमिका थी दोस्तों इसमें। हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज 25 में है 1825 कलकत्ता में, ब्रह्म समाज 1828। ये समझ लीजिए ये सब इनका रामबाण है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये राजा राम मोहन राय जी, इनका सामाजिक जो है प्रभाव बहुत ज़्यादा है, ठीक दोस्तों। इन्होंने ही सती प्रथा मतलब जो है बंद कराने में, प्रतिबंध लगाने में उसपे कितना योगदान दिया, तो ये चीज़ है, याद रखेंगे। अगले आते हैं हमारे महान नायक, कौन आते हैं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज। अगर हम बात करें तो इनका जन्म कब होता है? तो 1824 ईस्वी में होता है। जन्म स्थल टंकारा गुजरात है। इनके बचपन का नाम मूल शंकर है। स्थापित संस्था आर्य समाज है, 1875 ईस्वी में बम्बई में स्थापना की। मैंने कई बार पढ़ाया है, याद भी हो गया होगा। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए है, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों इन्होंने ही दिया, ठीक। नहीं बहुत सारे लोग बाल गंगाधर तिलक लगा देंगे, क्योंकि वो कहे थे, पहली बार उन्होंने नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो ये चीज नारा तो दिए थे कौन? बाल गंगाधर तिलक जी, लेकिन स्वराज शब्द की परिकल्पना सबसे पहले किसने की? तो जो है दयानंद सरस्वती जी ने की। इनकी उपाधि है भारत का मार्टिन लूथर दोस्तों। सुधारात्मक कार्य कौन है इनके? तो वेदों का पुनरुत्थान है, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना है, सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का प्रबल विरोध। तो दोस्तों याद रखेंगे ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, वेदों में कभी भी बुराइयां नहीं दी हुई। जो हमारे वेद है ना, वो बहुत ही अच्छे हैं। वेदों में बुराइयां नहीं, बुराइयां आती हैं सामंतवाद में, ज्यादा चरम पे बुराइयां थी। गुप्त काल में भी बुराइयां देखने को मिलने लगी, फिर धीरे धीरे जो है आप देखेंगे। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात ये होती है कि जैसे हिंदू धर्म में बुराई आई, तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म पनपे, बहुत सारे 62 संप्रदाय हुए। तो भारत में जब इतने सारी चीजें हुई, तो लोग जो है कन्वर्ट होना शुरू कर दिए, बौद्ध धर्म या जैन धर्म में कन्वर्ट होना शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे, जब आगे चल के उसमें भी बुराइयां आने लगी, तो लोग कन्वर्ट होना बंद कर गए। तो फिर बुराइयों का सिलसिला और बढ़ता ही चला गया, क्योंकि उसे सुधारने वाला कोई बचा ही नहीं दोस्तों, ठीक। तो ये सारी चीजें होती हैं, और बुराइयां हर धर्म में थोड़ी ना कहीं होती है, ठीक, समझ में आया कि नहीं? तो ये चीजें हैं, लेकिन वेदों में दोस्तों जितनी भी चीजें थी सही लिखी थी, समझ में आया कि नहीं? इसीलिए इन्होंने क्या कहा, वेदों की ओर लौटो, समझ में आया? तो ये थोड़ा चीज आप याद रखेंगे, ज्यादा बेटर होगा। अगर हम बात करें आंदोलन की दोस्तों, तो शुद्धि आंदोलन, पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश, गौ रक्षा आंदोलन दोस्तों, दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा दोस्तों। अगर हम बात करें प्रमुख पुस्तकें या रचनाएं, तो सत्यार्थ प्रकाश संस्कृत में है, 1874 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने प्रकाशित किया। पाखंड खंडन 1866 ईस्वी। अद्वैत मत का खंडन किया 1873 ईस्वी। सत्यार्थ प्रकाश जो आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने लिखा है कि बुरे से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से बेहतर है। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया तथा स्वराज शब्द दिया। दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, स्वराज शब्द सबसे पहले किसने दिया? पूछा भी गया है, दयानंद सरस्वती जी ने। हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किसने किया सबसे पहले? तो इन्होंने ही किया, ठीक दोस्तों। अब आगे हम देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एवं उनका रामकृष्ण मिशन। अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, तो इनका जन्म होता है 12 जनवरी, इसीलिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं हम 12 जनवरी को, और 1863 में इनका जन्म होता है। जन्म स्थान कोलकाता था दोस्तों। बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था। पिता कौन थे? विश्वनाथ दत्त थे। माता थी भुवनेश्वरी देवी। दोस्तों आप देखे होंगे जितने भी हमारे जो है, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी हों या मतलब विवेकानंद जी हों, मतलब मैक्सिमम जो है
आपको बंगाल साइड नज़र आएगा। बंगाल साइड बहुत सारे मतलब क्रांतिकारी दोस्तों अच्छे-अच्छे लोग जो है मतलब उद्भव हुआ वहाँ से, मतलब बहुत वो है दोस्तों, क्रेज़ है वहाँ का। तो ये चीज़ है वहाँ की महिलाएँ भी दोस्तों मजबूत रहती हैं, लेकिन केस बहुत सारे देखने को मिलते रहते हैं, तो चीज़ें जो है होती रहती हैं। देखिए अगर हम बात करें तो माता की भुवनेश्वरी देवी हो जाएँगी इनकी माता, गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस हो जाएँगे, संस्थापित जो है संस्था कौन है? तो रामकृष्ण है दोस्तों, इन्होंने 1857-90 में इसकी स्थापना की थी। बेलूर मठ मोदी जी गए थे दोस्तों, आप देखे भी होंगे न्यूज़ में। तो ये चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं ये जो चीज़ें आएँगी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हिंदू सामाजिक धार्मिक आंदोलन एवं संगठन। याद रखना है, यहाँ सन भी पता हो, संस्थापक भी पता हो, स्थान भी पता हो। एशियाटिक सोसाइटी इसकी स्थापना की गई थी 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। ये कहाँ है? तो कलकत्ता में है, बंगाल में पड़ता है। आगे अगर हम बात करें युवा बंगाल आंदोलन, ये दोस्तों हेनरी विवियन डिरोजियो कलकत्ता में है, इसकी स्थापना होती है 1826। तो पहला हमने बताया 1784, दूसरा 1826। देखिए हमारा क्रम दोस्तों याद रहेगा तो ज़्यादा बेटर होगा। अगला है ब्रह्म समाज, ठीक? तो यह 1828 राजा राम मोहन राय जी हैं, कलकत्ता में है। तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता है। आप देख रहे हैं कलकत्ता में ज़्यादा, बम्बई में मतलब प्रमुख शहर में आपको नजर आएंगे। परमहंस मंडली 1840 गोपाल हर देशमुख बम्बई दोस्तों। रहनुमाई माजदाए सन सभा 1851 में दादा भाई नौरोजी बम्बई। प्रार्थना समाज 1867, देखिए डॉक्टर जो है आत्मारंग पांडुरंग एम जी रानाडे, ये दोस्तों कौन है? देखिए हम प्रार्थना करेंगे दोस्तों तो आत्मा के साथ करेंगे ना, आत्माराम, ये बम्बई में होता है। आर्य समाज की स्थापना अभी देखिए 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती बम्बई। थियोफिजिकल सोसाइटी 1875, मैडम एच पी ब्लादोस्की और कर्नल अलकाट, ठीक, न्यूयॉर्क में करते हैं दोस्तों ये लोग। उसके बाद दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1784 में है, जी जी आगकर व पूना में ये करते हैं। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 महादेव गोविंद रानडे मुंबई में करते हैं। देव समाज 1887 है, शिव नारायण अग्निहोत्री हैं लाहौर में। रामकृष्ण मिशन दोस्तों 1897 है, स्वामी विवेकानंद बेल्लूर मठ में करते हैं। ये सन मतलब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भूलना नहीं है। जैसे आर्य समाज हो गया, ये रामकृष्ण मिशन हो गया, ये सब वेदांत कॉलेज है, प्रिंसेस ऑफ जीसस है, ये सब कुछ चीजें मतलब रटी हो दोस्तों। अगला सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया कितनी इंपॉर्टेंट है, ये 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले बम्बई। पूना सेवा सदन 1909 का है, श्रीमती रमाबाई रानाडे पूना में। सोशल सर्विस लीग 1911 एन एम जोशी बम्बई। सेवा समिति 1914 एच एन कुंजरू इलाहाबाद प्रयागराज। हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय हरिद्वार। वीमेंस इंडिया इंडियन एसोसिएशन 1917 है, लेडी सदाशिव अय्यर मद्रास दोस्तों। शिव भारती 1921 है, रविन्द्रनाथ टैगोर कलकत्ता। ठीक, तो ये याद रखेंगे आप। आगे बढ़ जाएं, हम लोग देखते हैं निम्न जातीय आंदोलन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या ही बताएं दोस्तों। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना की 1873 में ज्योतिबा फूले जी ने, इनकी पुस्तक है गुलामगिरी। ये स्थान कौन है? महाराष्ट्र है। उसके बाद है अरब्बीपुरम आंदोलन है, 1888 में होता है। श्री नारायण गुरु, ये अरब्बीपुरम केरल में पड़ता है, वहीं का है। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, ये कौन है दोस्तों? 1903 में है, श्री नारायण पद्मनाभम पल्पू एवं कुमार आसान, ये केरल के हैं। ठीक, डिफरेंट क्लास मिशन सोसाइटी 1906 वी आर सिंधे बम्बई में पड़ता है। बहुजन समाज 1910 मुकुंद राव पाटिल सतारा महाराष्ट्र दोस्तों। अगला है जस्टिस पार्टी 1915-16 में सी एन मुदालियर, टी एन नायर एवं पी त्यागराज चिट्टी मद्रास। दोस्तों देखिए अब मैं आपको बताऊं, जो मैं जहर नोट्स बना रहा हूँ उसमें क्या चीजें बता रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए इसमें कुछ अधिनियम है सारे, ठीक, ये अधिनियम है, ये एक जगह आपको नजर आएंगे, मतलब ये जितने अधिनियम है जैसे ये बुक में है ये वाले, तो ये वहाँ एक जगह नजर आ जाएंगे। उसके जस्ट बगल पॉलिटी की कुछ चीजें होंगी वो नजर आएंगे, जियोग्राफी की होगी, एथिक्स की होगी, यूपी की होगी, तो इस तरह इतनी चीजें उसमें होंगी, साइंस की भी होंगी। तो हम देखेंगे अगर 5 पेज हम डेली देखेंगे ना दोस्तों, तब भी हमारी मतलब ये समझ लीजिए इतनी तगड़ी तैयारी होगी कि मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते आप। मतलब अगर वो सीरीज चल गई कम से कम 30-35 मतलब दिन चल गई दोस्तों, तो ये समझ लीजिए कि इतनी चीजें आपके माइंड में हो जाएंगी। और उसका नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम पे मिलेगा, आप नोट कर लीजिएगा बाद में, या फिर नहीं करना है तो साथ में करते चलिएगा, जैसा आपको सही लगे। नोट कर, लेकिन नोट कर लीजिएगा दोस्तों, मैं ये कहूँगा, क्योंकि एक नोट्स आपके पास भी होना चाहिए जो मतलब आपको तरीका बताएगा कि कैसे चीज़ें नोट करनी है, कौन सी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, कौन सी नहीं है।
तो ये सब चीज़ें वही नज़र आएँगी, ठीक? तो ये चीज़ें करते रहिए दोस्तों। देखिए मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा दोस्तों, मैं जो कहा हूँ अब वो करूँगा, बाकी आप लोग अपना सपोर्ट करते रहिएगा। दोस्तों देखिए डाउनलोड ना करिएगा क्लास, ऐसे देख लिया करिएगा, ठीक दोस्तों? आपका जो जैसा टाइम लगे आपको ऐसे आप देख सकें तो ऐसे देख लीजिए, अगर डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। देखिए अगर हम बात करें बहुजन समाज 1910 है दोस्तों, मुकुंदराव पाटिल सतारा महाराष्ट्र। इतने इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों ये वाली चीज़ें, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, सॉरी दोस्तों, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये किसकी है? बाबा साहब की है, 1924 की है दोस्तों, बम्बई। देखिए इसके बारे में मैंने भी एक अपना नोट्स बनाया है, उसमें मैंने 40 संस्थाएँ लिखी हैं, कितनी? 40, उसके मतलब संस्थापक, उनका सन, इतना चीज़ मैंने लिखा है, वही मैं बार-बार पढ़ता हूँ, तो मोस्टली मुझे जो है 25 याद हो चुके हैं। 25 याद होंगे मतलब वो तो समय पे आ जाएगा ना, जब एग्ज़ाम में देखेंगे तो हो सकता है सारे क्वेश्चन सही हो जाएँ, उस तरह आएँ। जैसे ये देखिए हरिजन सेवक संघ है, 1932 का है, महात्मा गांधी जी का है। ऐसे लिख लिया, पूना नहीं लिखा दोस्तों। ये आत्मसम्मान आंदोलन है, 1920 है। ये कहाँ हुआ? तो मद्रास में हुआ है, नायकर हुआ, बलिजा नायडू हो जाएँगे। तो इस तरह मैंने भी नोट किए हैं बहुत सारे दोस्तों। अब अब मुस्लिम वाले देख लेते हैं, मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन दोस्तों। देखिए दारुल उलूम अथवा देवबंद आंदोलन, देखिए देवबंद, नानी कसम बंद होगा देवबंद, नानी कसम यानी नानौती, ठीक? कासिम नानौती। तो इस तरह मैंने याद कर लिया था, ये 1866 का है, देवबंद स्थान है सहारनपुर में। अलीगढ़ आंदोलन है 1875। देखिए ये सब पूछे जाएँगे, ये सब बहुत अहमदिया आंदोलन देखिए कितना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये 1990 का है, जो है मिर्ज़ा गुलाम अहमद है, अहमदिया आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खां है, अलीगढ़ दोस्तों। उसके बाद नदवातुल यानी आंदोलन नदवाह उल उलेमा, ये 1894-95 में मौलाना शिबली नुमानी हो जाएँगे लखनऊ के, ठीक? अब हम देख लेते ये दोस्तों भूलने का नहीं और रट लेने का, ठीक? मतलब जितना हो सके इसे पढ़िएगा, नोट कर लीजिएगा पूरी ये, एक क्वेश्चन आपको देकर जाएगा आज नहीं तो कल, किसी न किसी एग्ज़ाम में टप और देखिए पीसीएस में तो आएगा ही, आरओ में भी आ सकता है, ठीक? ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा मैं थोड़ा आपको याद कराने की कोशिश करूँगा, बस आप लोग करिएगा, ठीक? देखिए, अगर हम बात करें पहला है तो 1795 और 1804 के बीच मतलब कौन-सा अधिनियम है? तो शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम, यानी प्रतिबंध कर दिया गया, क्योंकि शिशुओं का वध हो जाता था पहले, अगर लड़की हुई तो मान लीजिए उसकी मौत कर देते थे, तो ये सारी चीज़ें होती थी। तो ये विलेजली के समय जो है बंद हो गया दोस्तों, शिशुओं को मारने पर रोक लगाया गया इसमें। 1829 में सती प्रथा के बारे में जानते ही हैं आप, राजा राम मोहन राय जी प्रयास किए थे और ये कौन थे? विलियम बेंटिक। सती प्रथा पर प्रतिबंध दोस्तों, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। अगला है 1829 फिर है तो बाल विवाह निषेध अधिनियम आ जाता है, यानी बाल विवाह नहीं करना है। 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर प्रतिबंध है कि 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों की शादी नहीं होगी। ये विलियम बेंटिक के समय, ठीक? 1837 के समय कार्यकाल होता है ऑकलैंड का। हिंदू महिला या संपत्ति अधिकार दोस्तों, हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिए। 1843 में एलन ब्रो होते हैं दोस्तों, मैंने कहा था बोरे में जो भर के दासों को ले जाया जाता था, तो बोरे से ब्रो और दास से यानी दास प्रथा का अंत होता, पूर्णतः प्रतिबंध हो जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का प्रयास था इसमें दोस्तों, कैनिंग के समय होता है, ये विधवा विवाह को वैध ठहराया गया दोस्तों, विधवाओं का विवाह हो सकता है। 1872 में क्या होता है दोस्तों? नेटिव मैरिज एक्ट आता है, नॉर्थब्रुक के समय अंतर जातीय विवाह की वैधानिकता, यानी अंतर जातीय विवाह भी कर सकते हैं लोग। ये कौन है? केशव चंद्र सेन का प्रयास था इसमें। 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है लांसडाउन के, यानी लैंसडाउन के समय लड़की की सहमति की आयु कितनी हो? 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई, बहराम जी मालाबारी के प्रयास से। अगर हम बात करें दोस्तों 1930 में ये क्या था? शारदा एक्ट था दोस्तों, इरविन के समय आता है। लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु रखी गई 18 वर्ष और कन्या की न्यूनतम आयु रखी गई 14 वर्ष निश्चित कर दिया गया दोस्तों, किसमें? तो शारदा एक्ट के तहत। कब आया? 1930 में आया। किसके समय? तो लॉर्ड इरविन के समय। 1931 में आता है बाल विवाह निषेध अधिनियम, ये इरविन के समय ही आता है दोस्तों। अगर हम बात करें बाल विवाह प्रतिबंध कर दिया गया इसमें बाल विवाह के लिए। अब देख लेते हैं मतलब कृषक मजदूर एवं जनजातीय आंदोलन दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे लिए ये भी, तो हम लोग यहाँ ये चीज़ देखेंगे, पूरी कंप्लीट करें, उसके बाद हमारे पास बहुत सारा कंटेंट दोस्तों खूब है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है ना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई पास। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप देखिए, कृषक एवं मजदूर जनजातीय आंदोलन आपको कुछ याद कर लेने हैं, जैसे मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार में। कब हुआ था? 1920-21 लिखा भी है
और ये हुआ था 1836 और उससे 54 के बीच में हुआ था। तो एक डेट कोई भी याद कर लीजिए आपको जो सही लगे, बाकी दोनों याद करना चाहे तो कर लीजिए। इतना मतलब मैं फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ कि याद ही करिए, लेकिन ये क्षेत्र याद होना चाहिए। अगर हम बात करें तो इसमें कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो ये मुसलियार कर रहे थे और हौजी कर रहे थे। ये क्या था, जमींदारों का अत्याचार एवं अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोधी नीतियों का था। पागलपंथी उत्तरी बंगाल में चल रहा था, करमशाह एवं टीपू कर रहे थे इसके, जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध था। फैराजी आंदोलन होता है 1838 में फरीदपुर बंगाल में। ये कौन थे, शरीयतुल्लाह एवं दादू मियाँ थे दोस्तों, जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध अर्ध धार्मिक स्वरूप था ये। नील विद्रोह की बात करें तो 1859 और 1860 ईस्वी ये बंगाल में हुआ। विष्णु विश्वास दिगंबर विश्वास थे, किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाने के समय ये नील विद्रोह शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पावना विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बंगाल में होता है। इस ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल थे। और अगर हम बात करें तो काश्तकारी की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र, बेदखली एवं लगान वृद्धि। ठीक दोस्तों, देखिए मैं मानता हूँ जब फैक्ट बहुत होता है तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको, आपका मन उबने लगेगा, मन करके मोबाइल छोड़ के चले जाएं, बंद कर दें मोबाइल। ये सब होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा, आने वाले समय में भी बच्चों के साथ होगा जो पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए इसका कोई अल्टरनेटिव आप छोड़ कर जाएंगे, इसमें कौन क्या पढ़ा देगा मुझे बताइए। कोई भी ऐसा एक सिंगल टीचर बताइए जो इसमें ज्ञान दे दे। इसमें क्या ही ज्ञान देगा भाई, कुछ नहीं, बस ये चीज है कि हो सकता है इसको मतलब थोड़ा डिटेल कर देगा आईएएस वाईएएस या पीसीएस में। बाकी ये पढ़ना आप ही को है, फैक्ट है दोस्तों। छोड़ के जा सकते हैं चले जाइए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि कुछ जैसे चंपारण है, खेड़ागढ़ है, अवध किसान है, ये सब इंपॉर्टेंट है, आएंगे तो पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक दोस्तों, तो छोड़ के ना जाइए आप लोग, मतलब देख लीजिएगा। मुझे लगता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ऊबने लगते हैं, तो वो छोड़ के जा सकते हैं। देखिए अगर बात करें पावना विद्रोह हम देख ही चुके हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ दक्कन विद्रोह के बारे में, तो पूना, अहमदाबाद, सोलापुर एवं महाराष्ट्र वाला है। ये साहब देशमुख हो जाएंगे। कपास कृषकों पर लगान वृद्धि या महाजनों द्वारा बेदखली की दोस्तों बात कर रहे हैं। ठीक, देखिए 1:47 हो गया, मैं घर से आया हूँ 1 बजे, वीडियो बनाना तुरंत शुरू कर दिया हूँ, जैसे पानी पिया हूँ थोड़ा लग गया हूँ, क्योंकि आज सुबह निकल नहीं पाया दोस्तों। आना मतलब घर वाले कह रहे थे कल जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज प्रॉमिस किया हूँ तो वीडियो बनाना है, तो 2 वीडियो आज मिल जाएँगे, उसके बाद कल से 3-4 मैं कोशिश तो करूँगा 4 पूरी दोस्तों, 4 वीडियो डेली आपको दूँ, वो भी लाजवाब, करंट भी दे दूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं लाऊँगा, बस धीरे-धीरे होगा सब, बाकी पढ़ते रहिए आप लोग। देखिए अगर दक्कन विद्रोह की बात करें तो बाबा साहेब देशमुख हो जाएँगे। कपास कृषकों पर लगान वृद्धि एवं महाजनों की वृद्धि। बिजौलिया देखिए 1905, 1913, 1916, 1927 राजस्थान का है। आप अगर सन ना याद करें ना तो ये क्षेत्र याद कर लीजिए, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। किसानों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए थे। चंपारण को तो सब याद करना है, ठीक। देखिए चंपारण क्या है, ये चंपारण का है, ठीक, 1917 का है। इसमें महात्मा गांधी जी थे, राजकुमार शुक्ल ने इन्हें मतलब आमंत्रित किए थे, और जो है तिनकटिया पद्धति के विरोध में था। खेड़ा 1918 का है, खेड़ा गुजरात में पड़ता। महात्मा गांधी जी, फसल की बर्बादी के बाद भी वो राजस्व वसूल किया जाना। अवध किसान आंदोलन सभा अगर बात करें 1920, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, रामचंद्र थे। अवैध लगान वसूली, भू बेदखली नियम लागू था। एका आंदोलन मोस्ट इंपोर्टेंट 1921-22, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बहराइच का है। मदारी पासी थे यहाँ पे, लगान में वृद्धि के विरोध में था दोस्तों। बारदौली सत्याग्रह 1928, सूरत का बारदौली तालुका था दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल थी लगान की वृद्धि के विरोध में। तेभागा आंदोलन 1946 बंगाल, कंपाराम भुवन सिंह बटाईदारों ने निर्णय लिया कि किसानों को 50% की जगह 30-33% ही देंगे दोस्तों। तो ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक दोस्तों, इतनी चीजें समझ में आएगी नहीं। आप देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। अगर हम बात करें जनजातियों का, तो चुनार आंदोलन कहाँ का है, झारखंड क्षेत्र का है। बघेरा बड़ौदा, बड़ौदा गुजरात का है दोस्तों। हो कहाँ की जनजाति भी है, ये सिंहभूम जिला यानी झारखंड का है। छोटा नागपुर पठार है। सब ना याद करिए अगर ना हो सके दोस्तों, इससे क्या होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे भील है, खासी है, कोल है, खोंड है, तो ये जनजातियां भी हैं, तो इनका क्षेत्र तो ऐसे याद हो जाना चाहिए। ठीक, उसके बाद जैसे ये तीरथ सिंह है, खांसी के तीरथ सिंह हो जाएंगे। ये देखिए कोल के हैं बिद्दो भगत, गंगा नारायण। खोंड के हो जाएंगे बिश्नोई। तो कुछ चीजें याद रखेंगे, सब नहीं याद रखेंगे, लेकिन ये क्षेत्र अगर याद हो जाए आपको ना तो लाजवाब बात है। जैसे खांसी है तो असम मेघालय का हो जाएगा। कोल छोटा नागपुर पठार, खोंड उड़ीसा का हो जाएगा ना। ये है, तो जनजातियां याद करने में बहुत आसानी होगी आपको। अगर हम बात करें संथाल की, देखिए संथाल 1855-56 का है दोस्तों। सिद्धू कान्हू थे इसमें, बिहार झारखंड का है। अहोम कुंवरपुर थे, असम व जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र का था। रंपा कहाँ का था, आंध्र प्रदेश का था। मुंडा कहाँ था दोस्तों, बिरसा मुंडा छोटा नागपुर पठार। ये देखिए इसका सन याद कर लीजिए, इस संथाल का याद कर लीजिए।
ताना भगत, मुंडा, बिरसा मुंडा याद ही होगा, ताना भगत, यात्रा भगत, बलराम भगत, ये छोटा नागपुर पठार है। जिया तरंग आंदोलन कहाँ का है? मणिपुर का है। देखिए जेडो नाग व रानी गौडुली, ठीक, ये थी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों, पूछ लेगा कहीं कहीं न कहीं, तो याद रखेंगे आप लोग। ठीक, अब हम लोग ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे जो है देखते हैं, फिर हमारा आ जाएगा कांग्रेस दोस्तों। देखिए नागरिक एवं गैर आदिवासी विद्रोह देख लेते हैं। देखिए सन्यासी विद्रोह कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए केना सरकार, देखिए ये ना याद रखेंगे सन, लेकिन ये छेद याद रखिए, बंगाल व बिहार का है। फकीर विद्रोह बंगाल का है दोस्तों, क्योंकि बहुत हार्ड हो जाएगा फिर आपके लिए, सब याद रखना। पाइका विद्रोह कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। रामोसी विद्रोह पश्चिम घाट का है। चित्तर सिंह इसके हैं, ये याद लीजिए, अब एक दो याद रखना तो कर लीजिए। जैसे कित्तूर विद्रोह है तो ये चेन्नम्मा हो जाएंगे, रानी कित्तूर की है, कहाँ? धारवाड़ कर्नाटका के पास है। सन याद करना हो कर लीजिएगा। और गडकरी विद्रोह, तो गडकरी नितिन गडकरी के सुने हो, महाराष्ट्र कोल्हापुर के तरफ के हैं। कृष्णादाजी पंडित हो जाएंगे। फराइजी आंदोलन जो है शरीयतुल्लाह दादू बंगाल मियाँ। कोका विद्रोह हो जाएंगे, जब भगत जवाहर मल पंजाब का है कोका, और कोकी कहाँ का है? तो मणिपुर का है। पागलपंथी करमशाह टीपू, अभी हम लोग ऊपर देखे हैं। थम्पी विद्रोह कहाँ है? तो दीवान वेलू थम्पी, तो वेल्लू थम्पी वेल्लूर, इस तरफ कुछ सुने नहीं, उसमें पुष्पा मूवी में कुछ गाना था ऐसे करके कुछ, तो वहां से केरल का है ये दोस्तों, तो याद रखेंगे आप। ठीक दोस्तों, अब देखिए हम लोग कल यहाँ से देखेंगे। आज दोस्तों इतना ही देखने दीजिए, क्योंकि और वीडियो बनानी है। तो आज हम लेट हो गया दोस्तों, मैंने बताया ना, जैसे घर से आया हूँ तो तुरंत मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। रीजन था क्योंकि मैंने वादा किया, तो उसे मतलब वो असफल ना जाए हमारा, मतलब प्रयास जो है अपना रहे। क्योंकि आज अगर हम 2 ही वीडियो बना देंगे तभी हम सोचेंगे चलो कुछ तो किए। बाकी कल से 4 वीडियो बनेंगी, क्योंकि रात में फिर टाइम निकालेंगे और चीज़ें करेंगे। तो आगे और अच्छी चीज़ें मिलने शुरू होंगी। अभी तो आज स्टार्ट किया बहुत दिन के बाद, तो अब चीज़ें और बेस्ट होंगी ना। और जो बुक शुरू करेंगे वो खत्म करेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। देखिए प्लेलिस्ट उठा के देखिए, सारी बुक मैंने खत्म की है। जीएस निधि नहीं किया है उसकी, लेकिन मैंने पूरी बुक जो है टेलीग्राम पे डाल दी है। जिस भी बच्चे को पढ़ना होगा वहां से पढ़ लीजिएगा जीएस निधि की, ठीक। तो टेलीग्राम पे पूरी बुक पढ़ी दोस्तों, उसमें पीवाईक्यू ही है, तो आप लोग देख लेंगे। आप लोग वो कम 2 लोग देखते थे उस समय, जो एसएससी कोई मतलब था ही नहीं ज्यादा। तो ये सारी चीजें हैं, तो बाकी मतलब पढ़ते रहिए। पीसीएस का अगर हम पीवाईक्यू कराएंगे तो आप लोग कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि वहां से बहुत फैक्ट मिलेंगे आपको, और उसमें मैं बहुत ट्रिक बताऊंगा। वहां देखिए दोस्तों, बताने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि वहां सामने मिलान करने होंगे, तो मैं बताऊंगा कैसे याद करना है, कैसे आप अपना माइंड लगाएंगे चीजें, तो वहां और अच्छे से डिटेल हो पाएगा ना। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।